तो एक्सपेंस रेशियो लिख के छोड़ो, चलो अब इसके नीचे लिखो जरा। हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कर रहे थे, इसमें आपने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और आखिरी में लिखा था एक्सपेंस रेशियो। अब देखो जरा ये होता क्या है। देखो बेटा, एक्सपेंस रेशियो 3 टाइप्स का होता है, नीचे लिखिए इसी के। एक्सपेंस रेशियो हम लोग के पास 3 टाइप्स का होता है। पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, अगला है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट या इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, या इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशियो, और अगला होता है COGS रेशियो, या इसी को आप कहते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। चलो हो गया। अच्छा अब ये देखो बेटा, जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो EBIT अपॉन सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल। और अगर एक्सपेंस रेशियो निकालना होगा तो 3 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या COGS रेशियो, ये भी आगे आएगा। अब आज इसके बाद एक चीज़ और लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए इसी, अच्छा यहीं पे लिख लो चलो, जहाँ तक लिखा है लिखो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो के नीचे फॉर्मूला लिखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल इंटू 100। इसका होगा बेटा COGS अपॉन सेल इंटू 100। COGS अपॉन सेल इंटू 100। इसी के नीचे लिखिएगा एक नोट, लिखिए ऑलवेज COGS रेशियो प्लस GP रेशियो इक्वल्स टू 100%। तो अगर हमें चाहिए COGS रेशियो तो हम 100 में से माइनस कर लेंगे GP रेशियो। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, या इसी में मान लो GP रेशियो निकालना हो तो GP रेशियो बराबर हो जाएगा 100 माइनस COGS रेशियो। अगला लिखो सेकंड पॉइंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू 100%।
तो अगर यहाँ से चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो तो हो जाएगा 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और अगर चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो ये हो जाएगा 100 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। हंड्रेड माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। थर्ड पॉइंट इसी में आएगा। थर्ड पॉइंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हो गया? तो अब ये देखो क्या क्या लिखा आपने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ेंगे, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोटिस करना जब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो सबका डिनोमिनेटर क्या है? ठीक है, बस जो रेशियो है न्यूमरेटर चेंज होता जा रहा है। तो पहले आपने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, क्या फॉर्मूला हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल, या मान लो 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंट में आएगा, नहीं करोगे डेसिमल में आएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला हुआ? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला हुआ बेटा? EBIT अपॉन सेल इंटू 100। और एक्सपेंस रेशियो में तीन एक्सपेंस हुए, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक COGS। और यहां मैंने लिखवाया COGS और GP मिलके 100% होगा। तो अगर COGS चाहिए तो 100 में से क्या माइनस कर दें? GP चाहिए तो 100 में से माइनस कर दिया COGS। सिमिलरली ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिलके कितना होगा? 100%। दोनों मिलके होगा 100% बेटा। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे बेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके बराबर होगा? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किसके बराबर होगा? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हो गया, आगे बढ़िए। तो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, अब बेटा और भी चीज है लिखवाने को। देखो अभी हमने किया है केवल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इसमें दो तीन और हैं लेकिन वो थ्योरी हो जाएगी। तो चलो एक और लिखेंगे फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अब लिखो जरा इसी के नीचे, फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए। इसी के नीचे लिखिए फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रेशियो इतने टाइप का होता है। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बेटा ये होता है पहला EPS। क्या फुल फॉर्म है इसका? अर्निंग पर शेयर। कई बार इसको निकाल चुके हो। जितनी अर्निंग हुई उसको डिवाइड कर दोगे, अर्निंग फॉर इक्विटी को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नीचे लिख देता हूं, अर्निंग फॉर इक्विटी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। दूसरा है DPS
फॉर्म, फुल फॉर्म बताओ, डिविडेंड पर शेयर। तो यहां लिखिए अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। इसका मतलब हो गया डिविडेंड पर शेयर अगला है डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगला है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। एक और अगला है बेटा डिविडेंड पे आउट रेशियो के बाद अगला है हम लोग के पास रिटेंशन रेशियो। पिछले चैप्टर्स में ये सब कर चुके हो। रिटेंशन रेशियो, डिविडेंड पे आउट और रिटेंशन मिलके कितना होता था? 100%। जितने पैसे रिटेन कर लिए तो ये ऐसे होता है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। हो गया? तो ये हमने पढ़ा किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दो तीन और हैं बेटा इसी में अभी, लेकिन अब चलो थोड़े से क्वेश्चंस करके फिर इसके बाद लिखना शुरू किया जाएगा। तो चलो अब एक नया पॉइंट करा रहा हूँ, देखो क्या है, सब लोग सुनना, मेरी तरफ देखो। इस चैप्टर में बेटा कम से कम 100 के आसपास हम लोग रेशियो पढ़ते हैं। क्वेश्चन सब पे नहीं बनता, बात समझ रहे हो? अच्छा, जानने सब चाहिए, लेकिन जिस पे क्वेश्चन बनेगा ज्यादातर वही आएगा ना। तो मैं दो तरीके से चैप्टर लेके चल रहा हूँ। जैसे ये जो थोड़ा थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, देखो इस पे सवाल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? जैसे दो क्लासेस कर ली, क्वेश्चन नहीं मिला, आखिरी में क्वेश्चन कल जब लगाया तो उसी डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर इसी पे आया ना। तो एक वैरायटी है जिस पे सवाल बनते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादातर। दूसरा है कि है सिलेबस में तो जानना वो भी चाहिए, तो ऐसे लिख लिया इनको। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसे कंबाइन करके पढ़ोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो अभी लिखवाते जाएंगे तो उसमें बोरियत लगने लगेगी, ठीक है? अब ये इतना लिख लिया, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके फिर थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। अभी देख लो, इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हो ना, सेल और ओनर के, अभी दो और है इसमें। तो अभी पहले एक चीज पढ़ा के फिर उसको लिखूंगा, ठीक है? तो अब आइए लिखिए इसमें जरा। तो अब मैं अगली चीज लिखवाने वाला हूं आपको, अगली चीज लिखवाने वाला हूं, हमें बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ये मिक्स हो जाएगा ऐसे लिखोगे। चलो अच्छा लिखो, इसी में आगे बढ़ाओ। ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, अब लिखो फ्रॉम फ्रॉम कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू।
फ्रॉम कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। लिखिए पहला, अर्निंग यील्ड अप्रोच, अर्निंग यील्ड या उसी में लिख दो प्राइस अप्रोच। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर अपॉन डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर अपॉन डिविडेंड पर शेयर। दूसरा बेटा, डिविडेंड यील्ड या प्राइस अप्रोच। इसका फॉर्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। इसका मतलब हुआ मार्केट प्राइस पर शेयर। थर्ड पॉइंट पे लिखिए, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। इसका फॉर्मूला होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगला लिखो, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू पर शेयर। इसका फॉर्मूला होगा बेटा मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अगला लिखो, अगला है बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगला लिखिए, अगला लिखो प्राइस अर्निंग हो गया। लिखिए क्यू रेशियो। अगला है बेटा क्यू रेशियो। फॉर्मूला लिखिए, क्यू रेशियो होता है मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय लिक्विडेशन वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ कंपनी। मार्केट वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ कंपनी। और आखिरी लिखिए मार्केट प्राइस
पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इसका फॉर्मूला होगा बेटा टोटल मार्केट वैल्यू divided by total number of equity share. Total market value divided by total number of equity share. हो गया? तीन और हैं वो लिख लो, फिर क्वेश्चन शुरू किया जाए। इसको समझा के तीन और हैं लिखो। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तीन है अपने पास, या इसी को बोलते हो फ्रॉम एसेट पॉइंट ऑफ व्यू, एसेट फ्रॉम एसेट पॉइंट ऑफ व्यू। लिखिए फर्स्ट ROCE, क्या इसका पूरा नाम हुआ? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लिखो ब्रैकेट में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। या इसी को बोलते हैं ROI, फुल फॉर्म बताओ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, वेयर रिटर्न इक्वल्स टू, यहां पे जो रिटर्न है बेटा इसके तीन मतलब निकलते हैं, मतलब तीन तरीके से एग्जाम में दिया होता है क्वेश्चन में। कभी कभी तो EBIT देगा तो ये भी रिटर्न है, कभी कभी हम लोग को EBIT के साथ साथ टैक्स रेट भी दिया होगा तो लेंगे EBIT माइनस टैक्स, और कभी कभी सीधे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होगा तो जो दिया होगा उसी को हम रिटर्न मान लेंगे। EBIT है तो EBIT के साथ 1 माइनस टैक्स है तो वो, नहीं तो नेट प्रॉफिट। तो ये पहला हो गया ROCE या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगला लिखो ROA, क्या फुल फॉर्म होगा? ROA का मतलब रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट। लिखिए सेम फॉर्मूला एज अबव, इट मीन्स फॉर्मूला होगा रिटर्न डिवाइडेड बाय एसेट। रिटर्न का मतलब होगा, रिटर्न का मतलब होगा कभी EBIT, कभी EBIT 1 माइनस टैक्स रेट, और कभी नेट प्रॉफिट।
और एसेट का मतलब होगा, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा एवरेज टोटल एसेट, कभी कभी लिखा होगा एवरेज टेंजिबल एसेट, तो वो भी सही है, और कभी कभी लिखा होगा एवरेज फिक्स्ड एसेट, कुछ भी लिखा हो, पहला या दूसरा या तीसरा। हो गया। लास्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी शॉर्ट में बोलते हैं ROE, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। और आपको पढ़ाया था शेयर होल्डर्स इक्विटी में इंक्लूडेड होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। चलो सामने देखो बेटा क्या लिखा है, पढ़िए। हम लोगों ने पढ़ा, एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कंपनी के मुनाफे की बात हो रही है, तो मुनाफा अगर सेल के नज़रिए से देखें, अगर मुनाफा हम लोग सेल के नज़रिए से देखें बेटा, अगर मुनाफा सेल के नज़रिए से देखें तो ऐसे, कितनी सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया, किससे पता चला? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इतने की सेल पे इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ये कैसे पता चलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर इतनी सेल करके नेट प्रॉफिट इतना बच गया, ये कैसे पता चलेगा? नेट प्रॉफिट रेशियो से। और इसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात आई, तो मैंने पढ़ा है आपको 3 तरह के एक्सपेंस हमें करने हैं। पहला करना है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, तो हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल। दूसरा हम लोगों ने किया, दूसरा किया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल। और नीचे मैंने लिखवाया है ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और आखिरी में है COGS रेशियो, तो ये भी हो जाएगा COGS डिवाइडेड बाई सेल्स और इनटू 100। तो एक तो ये पढ़ा हम लोगों ने। फिर ये पढ़ा ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के जो मालिक हैं अगर वो प्रॉफिट देखें तो वो कैसे देखेंगे? तो वो देखेंगे EPS। EPS का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, जैसे मान लो 1 लाख रुपए कमाए और 10,000 इक्विटी शेयर हैं, तो हर एक आदमी के लिए 10 रुपए कमाया कंपनी ने, तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही मालिक है तो वो अपने लिए देख रहा है। अब बता डिविडेंड पर शेयर, बताओ
कंपनी जितने पैसे कमाती है सब थोड़े ना बांट देती है, उसमें से थोड़ी रिजर्व भी तो बनाते हैं। तो जितना कमाया उसमें से जो रिजर्व बनाया तो रिजर्व बना लिया, बाकी बांट दिया। तो अगर हम निकालें डिविडेंड पर शेयर तो क्या होगा, कितना डिविडेंड बांटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। जैसे कंपनी ने 1 लाख कमाया, 60,000 उसमें से डिविडेंड बांटा, तो 10,000 शेयर होल्डर पे 60,000 बांटा, तो एक आदमी को कितना मिला, 6 रुपए, जबकि कंपनी ने कमाया कितना था, 10 रुपए। तो जो 4 रुपए बीच का हुआ वो क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो। क्या हो गया, वो रिटेंशन रेशियो। और जो 6 रुपए बांट दिए वो क्या हो गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझे, ये देखो हमने लिखा है डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना कमाया था, 10 रुपए, बांटा कितना, 6 रुपए, तो ये हो गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। एक शेयर पे 10 रुपए कमाया था, 4 रुपए रोक लिया, तो ये क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो। जितना रोक लिया वो रिटेंशन रेशियो, जो बांट दिया वो डिविडेंड पे आउट रेशियो। और बेटा जो कमाया था पर शेयर पे वो अर्निंग पर शेयर, जितना पर शेयर बांटा वो डिविडेंड पर शेयर। अब अगला कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो शेयर मार्केट के हिसाब से एक होता है अर्निंग यील्ड। क्या होता है अर्निंग, अर्निंग यील्ड का मतलब होता है ईपीएस अपॉन डीपीएस। क्या बेटा, अभी पिछले एग्जांपल में 10 रुपए का ईपीएस था लेकिन 6 रुपए का डीपीएस था, तो ये है अर्निंग यील्ड। दोबारा से, डिविडेंड यील्ड का मतलब डीपीएस अपॉन एमपीएस। जैसे 6 रुपए का डिविडेंड मिला 50 रुपए का शेयर खरीद के या 60 रुपए का शेयर खरीद के, हमने बाजार से शेयर कितने का खरीदा, 60 रुपए का, डिविडेंड कितना मिला, तो हम कह सकते हैं ना जितना लगाया उसका 1/10 मिला। तो ये है हमारा डिविडेंड यील्ड रेशियो या डिविडेंड प्राइस अप्रोच। बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या हुआ, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ये पहली क्लास में निकलवाना सिखाया था, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये देखो ये था, मैंने बताया था इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, कंसेप्ट नंबर 4 में। वही बात यहां पे आ रही है, आप टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को न्यूमरेटर लिखो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू चाहिए तो मार्केट प्राइस लिखो शेयर का, डिवाइड कर दो उसको बुक वैल्यू से, निकल के आ जाएगा मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो चाहिए, पिछले चैप्टर में कर चुके हो, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। जैसे हमने 60 रुपए का शेयर खरीदा और कंपनी ने हमारे लिए कितने पैसे कमाए हैं, 10 रुपए। अभी ऊपर एग्जाम्पल में कितना आया था ईपीएस, तो हम बोल सकते हैं ना, हमने ये 6 आया, 6 का मतलब अगर हमने 6 रुपए लगाया तो कंपनी ने हमारे लिए कितना कमाया, 1 रुपए, या जितना हमने कमाया उसका 6 गुना हमने लगाया। इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। अगला होता है क्यू रेशियो। क्यू रेशियो का मतलब होता है, आगे अभी आएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। क्या चीज बेटा, डिवाइडेड बाई रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ कंपनी या लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ कंपनी। इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने जैसे 1000 शेयर इशू किए थे 10 रुपए का, लेकिन आज एक शेयर 40 रुपए का है, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू बेटा 40,000 हो गई। और इसको डिवाइड कर दो रिप्लेसमेंट वैल्यू से, किससे, रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब अगर आज हम कंपनी को लिक्विडेट करें, बेच दें, तो कितना पैसा मिलेगा। अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये पॉइंट हमको मिलेगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट मार्केट प्राइस पर शेयर। अब ये क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, इसका मतलब होता है बेटा, मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब हुआ टोटल मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। जैसे मैंने अभी कहा नहीं, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया था 10 रुपए का, लेकिन अब वो 40 का हो गया, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 40,000, लेकिन शेयर तो वही रहे ना 1000, तो अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 40 रुपए की हो गई। तो इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू पर शेयर। आगे देखो नेक्स्ट, ये 3 आखिरी हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो अब क्या है क्वेश्चन में, पढ़िए। अब यहां लिखा है फ्रॉम एसेट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एसेट पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है बेटा, अगर हम लोग एसेट या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने टाइप का होता है शेयर, तो हमने यहां पे लिखा है कितने टाइप का होता है। पहला, रिटर्न ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होगा रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न का मतलब क्या होगा? ईबीआईटी को क्या बोलते हो? बोलो, ईबीआईटी को क्या बोलते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो हमें क्या लिखना है, रिटर्न ऊपर लिखना है, कैपिटल नीचे लिखना है। जैसे कोई बोले 1 करोड़ हमने बिजनेस में लगाया, 10 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, तो इसका मतलब जो लगाया वो क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कमाया वो क्या हो गया? रिटर्न। तो इसका जो रेशियो है इसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसी को बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या क्या बोलोगे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या क्या बोलोगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 3 तरीके से देगा। वैसे तो रिटर्न होता है नेट प्रॉफिट, अगर ये दिया है तो इससे करेंगे, ये नहीं है ये है तो इससे लगा लेंगे, ये भी रिटर्न है। क्या बोलते हो इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हो? अगर टैक्स रेट दिया है उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिमिलरली ऐसे बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में रिटर्न पहले लिखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में, रिटर्न ऑन एसेट में रिटर्न न्यूमरेटर में लिखेंगे, और एसेट कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। अब रिटर्न का तो वही मतलब है। रिटर्न कितने टाइप का होता है बोलो? पहला ईबीआईटी, दूसरा ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, तीसरा। और एसेट आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 तरीके से देगा क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसे लिखेगा एवरेज टोटल एसेट। क्या लिखेगा? तो हम एवरेज टोटल एसेट ले लेंगे। कभी कभी लिखेगा एवरेज टेंजिबल एसेट, कभी कभी लिखेगा एवरेज फिक्स्ड एसेट। सबका एक ही मतलब है, जो होगा उससे हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। आखिरी बात, अगर लिखा है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या लिखा है? तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर ने कितना पैसा कमाया और कंपनी ने उनके लिए, शेयर होल्डर ने कितना लगाया, कंपनी ने क्या कमाया उनके लिए। या ऐसे लिख सकते हो अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो ये होगा बेटा प्रॉफिट रेशियो। अब आगे बढ़िए, अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन। तो लिखो जरा, आज कौन सा कंसेप्ट होगा हम लोग का अगला? 20 कि 21? 21। चलो लिखो, कंसेप्ट नंबर 21, हेडिंग बनाओ। कंसेप्ट नंबर 21, सब लोग हेडिंग बनाइए, लिखिए इसमें रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड and working capital relationship between proprietary fund and working capital। चलो लिखो, if fixed asset is 75% of proprietary fund, then working capital is 25% of proprietary fund। If fixed asset is 75% of proprietary fund, then working capital is 25% of proprietary fund। लिखा? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, देखो अब यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है? थोड़ा सा थ्योरेटिकल और है, तो अभी इसको करके फिर करेंगे। देखो अब ये क्या है, सब बच्चे देखो, बताओ क्वेश्चन में हम लोग को जो चाहिए होता है वही दिया होता है, उसका उल्टा है ना? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये देखो, जब आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी तो देगा फिक्स्ड एसेट, और जब फिक्स्ड एसेट चाहिए होगा तो क्या देगा? वर्किंग कैपिटल। अब क्या मतलब है देखना जरा, देखो इधर, ये समझने के लिए अब कुछ लिखना नहीं है, सब लोग स्क्रीन पे देखो। बताओ, ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है। मान लो इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख के, इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं 2 लाख के,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख की, डिबेंचर है मान लो नहीं है 0, और करेंट लाइबिलिटी इनके पास है 8,75,000 की। टोटल करो जरा, देखो कितना आएगा। 13,75,000। ये तो इनकी लाइबिलिटी साइड हो गई। जरा एसेट साइड देखिए। अब अगर मैं बोलूं फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट इनके पास है 3,75,000 का, तो इनके पास करंट एसेट होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वही हो जाएगा। 13,75,000 ये रहा, तो कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? अब खूब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पूरी कंसंट्रेशन, ठीक है? देखो स्क्रीन पे, देखो क्या है। मैंने कहा किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया, वहां से 1 लाख मिल गए। रिजर्व कंपनी के पास 2 लाख का है, कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स पहले से 2 लाख के हैं, कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई डेट नहीं है, करंट लाइबिलिटी है 8,75,000 की। तो टोटल बैलेंस शीट का टोटल कितना है? 13,75,000 कंपनी ने मार्केट से उठाए हैं, ठीक है? उससे किया क्या कंपनी ने? मान लो 3,75,000 का बेटा बनाया फिक्स्ड एसेट, तो करंट एसेट कितने का आया? 10 लाख का। बोलो यहां तक ठीक है? अब 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो अब ये बताओ, अपने कंसेप्ट का नाम क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एंड, अच्छा, प्रोप्राइटरी फंड एंड वर्किंग कैपिटल। बेटा जब पहली क्लास लगाई थी आपकी, पहली क्लास, तो उसमें हमने सीखा था प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है। तो ये देखो, ये लिखा था नेट वर्थ इक्विटी या प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस और प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या क्या मतलब होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, और इसी में क्या और ऐड कर दें? प्रेफरेंस शेयर, यही ना? ठीक है। अब यहां देखो सामने, ये पहले आपको लिखवाया था, अब देखो आज वही बात आ गई, तो वही प्रोप्राइटरी फंड आ गया दोबारा से। अब बताओ मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये प्रोप्राइटरी फंड का पार्ट बनेगा, बनेगा कि नहीं? बोलो। रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर, बट वी डोंट हैव लॉसेस, तो जरूरत ही नहीं है। यही तीनों मिलके क्या बना देंगे? प्रोप्राइटरी फंड। यही तीनों मिलके क्या बना देंगे? प्रोप्राइटरी फंड। अच्छा अब जरा देखना सब बच्चे, बताओ बेटा, हमारा प्रोप्राइट बताइएगा, हमारा प्रोप्राइटरी फंड अगर हम लोग देखें, प्रोप्राइटरी फंड कितने का है? 5 लाख का। तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ गया 5 लाख। डायरेक्ट लिख दिया। बेटा हमारे फिक्स्ड एसेट हम लोग देखें तो अपने पास कितने के हैं? 3 लाख के हैं। अब 2 मिनट यही देखना जरा, अगर मैं निकालूं मेरा फिक्स्ड एसेट मेरे प्रोप्राइटरी फंड का कितने प्रतिशत है? क्या निकालना है? हमारा फिक्स्ड एसेट हमारे प्रोप्राइटरी फंड का कितने प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो सोचो मेरे साथ साथ, देखो मालिक के पैसों का कितना हिस्सा फिक्स्ड एसेट में लगा है? मालिक का ही तो पैसा हुआ ना, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, प्रोप्राइटरी फंड मालिक का पैसा, फिक्स्ड एसेट में कितना लगा है? अगर हम ये देखें तो ये आता है बेटा 75%। देखो फिक्स्ड एसेट कितने का है? 3,75,000 का, और प्रोप्राइटरी फंड कितने का है? 5 लाख का। निकालोगे तो ये 75% आ रहा है। 3,75,000 5 लाख का इंटू 100, 75% है। सामने देखिए, बात खत्म नहीं हुई। चलो ये तो एक बात हुई, यहां तक ठीक है। अब मुझे बताओ सब बच्चे, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कैसे आएगी वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस से आ जाएगी। जरा बताओ यहां देख के, करंट एसेट कितने का है? 10 लाख का। करंट लाइबिलिटी बताओ? 8,75। तो बेटा अगर ऐसे करें, 10 लाख में से माइनस कर दें 8,75,000, तो क्या हमें मिलेगा? 1,25,000। अब अगर मैं देखूं मेरी वर्किंग कैपिटल प्रोप्राइटरी फंड का कितने प्रतिशत है, तो 1,25,000 की वर्किंग कैपिटल लगाई, 5 लाख का प्रोप्राइटरी फंड है, इंटू 100। बेटा ये 25% आया? आया कि नहीं है?
अब ये बात प्रूव हो गई क्या, कि अगर फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरी फंड का 75% है तो वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, 25%। समझ में आ रहा है? अब बताओ फिर से, अगर वर्किंग कैपिटल है 25% तो फिक्स्ड एसेट कितना होगा? ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, स्क्रीन पे देखो। अगर प्रोप्राइटरी फंड का वर्किंग कैपिटल प्रोप्राइटरी फंड का 80% है, बोलो फिक्स्ड एसेट कितना होगा? 20% होगा। अगर वर्किंग कैपिटल 60% है, ये कितना होगा? 40%। ये 50% है, ये कितना होगा? समझ आए? तो जब आपको फिक्स्ड एसेट चाहिए होगा तो सवाल में क्या दिया होगा? वर्किंग कैपिटल। और जब आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा तो सवाल में क्या दिया होगा? तो हम लोग ऐसे रिलेशन बना के उसी से आंसर निकाल लेंगे। फिर से बता दो, प्रोप्राइटरी फंड का क्या मतलब हुआ? क्या क्या आएगा प्रोप्राइटरी फंड में? नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर माइनस लॉसेज इफ एनी। है तो माइनस हुआ, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब इसको जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, सब बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आप सीख जाएंगे इसकी एप्लीकेशन होती कैसे। चलो देखो सामने, एकदम इत्मीनान से बेटा, क्या लिखा है पढ़ो। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड प्रोप्राइटर फंड। हमें क्या निकालना है? सामने देखो क्या निकालना है, फिक्स्ड एसेट एंड, ये निकाल के बताना है। अच्छा, दिया क्या है पढ़ो। रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड 75%। फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरी फंड का कितना है? दिया है ना। अब आप बताओ मुझे, आप बताओ बेटा, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4A, ये हम कर रहे हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया है कि फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरी फंड का ये है 75%, इसका मतलब क्या हुआ? स्क्रीन पे देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं अपॉन 1? अगर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट इक्वल्स टू 0.75 ऑफ प्रोप्राइटरी फंड, बोलो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल विल बी 0.25% ऑफ, यही तो पढ़ा ना अभी। अगर फिक्स्ड एसेट ये है तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल कितनी होगी? 0.25% ऑफ प्रोप्राइटरी फंड। अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब देखो वर्किंग कैपिटल सवाल में दी है, पढ़ना। नेट वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 6 लाख का। अब आप बताओ, हम यहां ऐसे लिख सकते हैं 0.25 ऑफ प्रोप्राइटरी फंड, ये है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख की, तो अगर मुझे प्रोप्राइटरी फंड चाहिए तो इसको डिवाइड कर दें 0.25 से, 24 लाख आ गया। प्रोप्राइटरी फंड कितना आ गया? 24 लाख। अब उसकी दो डिमांड थी बेटा, एक तो कह रहा था प्रोप्राइटरी फंड निकाल दो, और एक और कुछ पूछा था, फिक्स्ड एसेट निकाल दो। और फिक्स्ड एसेट निकाल देते हैं। अब जब प्रोप्राइटरी फंड आ गया तो हम बोल नहीं सकते कि 0.75 ऑफ प्रोप्राइटरी फंड ही तो होता है फिक्स्ड एसेट। तो 0.75 प्रोप्राइटरी फंड आ चुका है 24 लाख का, देख लो कितना आता है, 18 लाख। कॉपी करो, फिर से बताऊं या आ गया समझे? फटाफट कॉपी करिए। तो अगर लिखा है
फिक्स्ड एसेट है प्रोप्राइटरी फंड का 60%, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 40%। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, लिख लिया? अब सुनो, आज ही मैंने पढ़ाया है वही चीज फिर से पढ़ाना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अभी अभी पढ़ाया है। अपनी कॉपी में देखो उसका फॉर्मूला क्या लिखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट अपॉन, ये लिखा हम लोगों ने, ये देखो आखिरी में पढ़ा है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये निकाला हम लोगों ने, ये हम लोगों ने निकाला। ठीक है बेटा, अब यही चीज एक और तरीके से करने जा रहे हैं, और बताऊंगा कब ये लगाओगे कब वो फॉर्मूला, मतलब देखो आएगा यही, लेकिन वो किसी और तरीके से आएगा। मुझको ये बताओ, अगर लिखा है 5/2, सब बच्चे देखो, अगर लिखा है 5/2 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 इंटू 3/6 इंटू 6/2, लिख सकते हैं ना जरूरत पड़ने पे। तो वही वही रेशियो 3 पार्ट में हमें लिखना है, 2 पार्ट में लिखना है, नेट इफेक्ट वही आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन में वैसे दिया होगा तो वैसे नंबर मिलेंगे लगाने पे। समझ आया? क्या है ये, जरा लिखो, हेडिंग बनाओ, अगला कंसेप्ट 22, कंसेप्ट 22, कैलकुलेशन ऑफ return on equity using ROI and ROCE। बोलो फुल फॉर्म ROI का, ROCE का। ठीक है, तो अगर सीधे कहा जाएगा ROE निकालो तो निकाल देंगे, अगर कहेगा इन दोनों को यूज करो तब ये फॉर्मूला लगाओगे। लिखो ROE बराबर ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट रेट इनटू डेट अपॉन इक्विटी इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। ROE बराबर ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट रेट इनटू डेट अपॉन इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। जब कहेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते हुए निकालो तो हम लोग ऐसे करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली निकालेंगे। अब जरा मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाता हूं कि ये फॉर्मूला और वो वाला फॉर्मूला दोनों एक ही हैं। ठीक है, प्रूव करके देखते हैं। चलो लिखो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का डेटा दिया है, इक्विटी 3 लाख, 10% डेट 7 लाख, तो टोटल कैपिटल हो गई 10 लाख की। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस ये दिया है 10 लाख का। EBIT दिया है 1,50,000 का। टैक्स रेट है बेटा 30% का। हमें पूछा गया है कैलकुलेट ROI एंड ROE यूजिंग ROI। कहला है पहले ROI निकालो, फिर ROI को यूज करते हुए ROE निकाल के बताओ। हो जाए तो बताना। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। अब मैं इसको जरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सॉल्व करें?
अच्छा अपनी कॉपी में देखो, फटाफट बताओ मुझे आर ओ आई का फॉर्मूला। अभी अभी अच्छा चलो मैं यही दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखो। आर ओ आई का क्या फॉर्मूला पड़ा था? रिटर्न अपॉन, अब बताओ, रिटर्न ईबीआईटी भी हो सकता है, रिटर्न इनटू वन माइनस टैक्स रेट भी हो सकता है, रिटर्न नेट प्रॉफिट भी। जरा बताओ अपने सवाल में रिटर्न क्या होगा? ईबीआईटी। ठीक है। अच्छा अब बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यही तो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो अपने लोग को दे रखी है ना, ये जो लिखा है ऊपर, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितनी हो गई? 10 लाख की हो गई। अब देखो सामने, अभी लिखना नहीं, अब जब बताऊंगा तब लिखना, समझो। अब ये बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हुआ ईबीआईटी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मुझे ये दे रखा है 1,50,000 का, किसमें? नहीं अभी बताते हैं क्यों नहीं करेंगे, छोड़ो। असल में क्या है ना, अभी करवा दोगे तो नहीं आएगा, फिर यहाँ भी वन माइनस टैक्स रेट करना है ना। ऐसे समझ लो, जब बोलेगा आफ्टर टैक्स निकालो तब वन माइनस टैक्स रेट करेंगे, अदरवाइज हमेशा कैसे निकालेंगे? बिफोर टैक्स। ठीक है। अब यहाँ आओ देखो, तो ये लिखा है 1,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख। निकालो कितना है, कितना है? 15%। 15% हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा अब बताओ दोबारा से, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला सामने देखिए। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला सब बच्चे देखो क्या लिखा था? नेट प्रॉफिट अपॉन, या दूसरा फॉर्मूला क्या था? अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अच्छा अब इधर देखिए सामने, देखो ये सब बेटा, इसको निकालने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, ये तो पहला हुआ। दूसरा, अब ये बताओ हमारे सवाल में ईबीआईटी कितना दिया है? 1,50,000 का, बोलो बेटा। इसमें से माइनस कर दिया इंटरेस्ट, क्या माइनस कर दिया? बताओ लोन कितने का है? 7 लाख का। ब्याज कितना है? 10%। तो 7 लाख का 10%, 70,000। 70,000 का इंटरेस्ट दे दिया, तो अपने पास बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स 80,000। अच्छा अब आगे मुझे बताओ, अगर 80 बच गया तो इसमें से माइनस कर दिया बेटा टैक्स रेट एट द रेट 30%, क्वेश्चन में दिया है। 24,000 का टैक्स गया, 24,000 का। जरा बताओ हमारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कितना है, जल्दी से देख के बताओ। सामने देखो प्रेफरेंस शेयर कितना है? नहीं है, तो ये जो बचा है ये इक्विटी के लिए ही तो हो गया ना 56,000। प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ अर्निंग फॉर इक्विटी? अब अगर बेटा मुझे निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी? अरे यही तो फॉर्मूला पड़ा है ना, यहाँ क्या पड़ा है? अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ इक्विटी है ही, शेयर होल्डर फंड। लो अब बताओ, 56,000 ये है, और इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया है? 3 लाख। तो डिवाइडेड बाई 3 लाख कितना आया? 18.67%। कॉपी करो इतना, फिर आगे बताओ। 18.67%। हो गया?
चलो अब स्क्रीन पे देखो। अब ये बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो फटाफट निकाल लिया, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए क्या करना पड़ा? पहले क्या निकाला? पहले क्या निकाला? फिर तब जाके आंसर आया। तो अगर ऐसा हो जाए कि इसके बजाय हमें एक शॉर्टकट मिल जाए तो बढ़िया है। तो अब ये देखो, वो शॉर्टकट है बेटा ये फॉर्मूला, वो शॉर्टकट है ये फॉर्मूला, इसको अगर लगाएंगे तो बिना अर्निंग फॉर इक्विटी निकाले सीधा आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं, दोनों का आंसर मैच करेगा। लो देखो, अब यही देखना, आप पूरा कर लो तब लिखना, यही की पॉइंट है, ठीक है सब बच्चे देखो। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लिखवाया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट इनटू डेट अपॉन इक्विटी और इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये लिखवाया था ना, ठीक है। अच्छा ये बेटा ऐसे है, तो अगर यहाँ नहीं था तो ठीक कर लेते हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे, ये डेट इक्विटी पूरे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ आओ, चलो बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने में तो कोई समस्या थी नहीं, डायरेक्ट आ गया था। कितना आया था? सब बच्चे सामने देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया था? तो ये देखो, अब मैं पूरा कर लूँ तब लिखना। देखो यहाँ लिख दिया 15%, यहाँ लिखा 15%, ठीक है, माइनस ब्याज का रेट क्या है 10%। अरे 7 लाख के लोन पे इंटरेस्ट कितना जा रहा था, वो लिख दिया यहाँ पे। अब देखो आगे, इसको ऐसे लिखा इनटू डेट अपॉन इक्विटी। जरा बताओ, हम लोग के पास डेट अपॉन इक्विटी, ये बताओ हमारे पास डेट कितना है 7 लाख का, इक्विटी कितना है? तो यहाँ लिखा 7 लाख, यहाँ लिखा बेटा 3 लाख, ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टैक्स रेट से, मतलब 1 माइनस टैक्स रेट से तो पूरा ही मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो 15 ये रहा, प्लस 15 में से 10 गया, कितना आएगा? 5 आएगा। और इसको करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो ये कितना आया 5 इंटू 7/3 और इंटू क्या आएगा 1 माइनस टैक्स रेट कितना है बताना जरा, 30%। तो लिख ही दिया यहाँ पे। अब देखो सामने, तो ये आ गया 15 प्लस, देखो बेटा ये आया 5 इंटू 7/3, तो ये कितना आया 11.66। तो मैंने यहाँ लिखा 11.67, इसको कर दिया, और 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। तो अब अगर कर दे तो इसी में मैंने 11.67 में ऐड कर लिया 15, और इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 0.7 से, किससे? तो ये वही आ गया देखो 18.669, बोलोगे ना इसको 18.67% बिना अर्निंग फॉर इक्विटी निकाले। तो ये उसका शॉर्टकट है। समझ में आया कि फिर से बताएं? कॉपी करो, ये है शॉर्टकट। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, इसलिए आपको भले देखने में आंसर बड़ा लगे, बिना अर्निंग फॉर इक्विटी निकाले हम लोगों ने आंसर निकाल लिया।
अच्छा अब बताओ, एक क्वेश्चन दूं, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के बताओगे इसी फॉर्मूले से? लो चलो देखो सामने क्वेश्चन, सबने कॉपी कर लिया? चलो बताओ बिना देखे, फॉर्मूला बताओ क्या है, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या है? आर ओ आई प्लस आर ओ आई माइनस इंटरेस्ट, ब्रैकेट लग जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? फिर ब्रैकेट लगेगा पोल में, फिर किससे? वन माइनस टैक्स रेट। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। लो ये क्वेश्चन नंबर 5, देखो खुद से लगाओ, क्वेश्चन फ्रीज कर रहा हूं, मैं भी लगा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, कितना है? 15.6%। हाँ, फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब उसी डेट अपॉन इक्विटी को फाइनेंशियल लेवरेज भी बोला जाता है। अरे लेवरेज क्या होता था, जितना लोन है उतना लेवरेज है। इसी को लिख लो, इसी को फाइनेंशियल लेवरेज भी बोलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, सामने देखिए, इसमें लिखा था एबीसी लिमिटेड हैज एन एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट 10%, तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स रेट 40% का है, द फाइनेंशियल रेशियो ऑफ कंपनी इज 60%, और यहां बताया ना फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब डेट अपॉन इक्विटी, क्वेश्चन में बता भी रखा है ना। और कह रहा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये था 20% का, तो आर ओ आई 20% है, जहां आर ओ आई था वहां 20% रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 10% रखा, लेवरेज उसने बताया है 0.6 लिख दिया, और बस आंसर आ गया, वन माइनस टैक्स रेट करके। आगे बढ़े, लिखो अगला। अगला लिखिए, कंसेप्ट 23, कंसेप्ट 23 लिखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी एनालिसिस
in DuPont control chart framework. Return on equity analysis in DuPont control chart framework. लिखिए according to DuPont analysis, return on equity is affected by three factors. Three factors. लिखिए according to DuPont ROE equals to net income divided by sale multiplied by sale upon asset multiplied by assets upon equity. एसेट्स अपॉन इक्विटी, ये है प्रॉफिट रेशियो, ये वाला है एसेट टर्नओवर रेशियो, इसको बोलते हो एसेट टू इक्विटी रेशियो। इसी का एक और नाम है इक्विटी मल्टीप्लायर। या और एक नाम है परसेंटेज डेट कंपोनेंट। परसेंटेज डेट कंपोनेंट। हो गए? इसी के नीचे लिखो रूल ऑफ प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो का रूल है हायर द प्रॉफिट हायर विल बी ROE। अगला लिखो रूल ऑफ एसेट टर्नओवर रेशियो। रूल ऑफ एसेट टर्नओवर रेशियो हायर द टर्नओवर रेशियो हायर विल बी the ROE. This ratio measures asset use efficiency। रूल ऑफ एसेट टू इक्विटी रेशियो। रूल ऑफ एसेट टू इक्विटी रेशियो लिखिए इसमें, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज।
it measures the it measures higher the debt, higher the ROE will be. It measures component of debt and equity in capital structure. हो गया? चलो स्क्रीन पे देखो, अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिए। सामने देखो, बताओ बेटा, अभी मैंने क्या पढ़ा है? रिटर्न ऑन इक्विटी का आज ही की क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा है। बोलो क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट अपॉन, यही है? फिर से बोलो, क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट अपॉन, एक बार और, नेट प्रॉफिट अपॉन। अब ये देखो, ये नेट प्रॉफिट है, बोलो, और ये शेयर होल्डर इक्विटी है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जितना बता रहा हूं उतना सुनो पे। तो वही चीज है जो वहां पढ़ा, वही लिखा है ना। नेट इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट, और डिनोमिनेटर में क्या था? इक्विटी, तो इक्विटी है, बाकी सब तो कैंसिल हो गए ना एक दूसरे से, है वही चीज। अच्छा, अब समझते हैं तो ये क्यों हम दोबारा से पढ़ रहे हैं और ये क्या है। देखो, अब पूरे ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो बेटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का नेट प्रॉफिट, हमने पढ़ा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, हमने ये पढ़ा। तो मैंने कहा अगर इसी को ऐसे लिख दें, नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी, अब ऐसे लिखे नेट प्रॉफिट अपॉन सेल, फिर सेल अपॉन एसेट, फिर यहां लिख दिया एसेट अपॉन इक्विटी। तो मैथमेटिकली ये इससे गया, ये इससे गया, लिखा वही चीज है, लेकिन अब इसके तीन मतलब निकलने लगे। अब ये क्या है तीन मतलब, और क्यों ऐसे निकाले गए, मैं इसका लॉजिक आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। देखो क्या है बेटा, देखो है क्या, एक कंपनी है डू पोंट करके, कंपनी वाले अपने लिए रिसर्च करवाते रहते हैं ना, तो उन्होंने अपने लिए रिसर्च करवाया 1920 में। तो क्या निकला उसमें, उन्होंने कहा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये तीन चीजों से प्रभावित होता है। पहला, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो कैसा है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब इक्विटी वाले कितना कमाएंगे, ये तीन बातों पे निर्भर करता है। पहला, प्रॉफिट रेशियो पे, किस पे? प्रॉफिट ज्यादा है तो उनका रिटर्न ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम है तो रिटर्न। दूसरा, ये डिपेंड करता है उनके एसेट टर्नओवर रेशियो पे, किस पे? याद करो, हम लोगों ने टर्नओवर रेशियो पढ़ा था, उसमें हमेशा न्यूमरेटर में टर्नओवर आता था। जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो, तो ऊपर क्या लिखा था? क्रेडिट सेल। क्रेडिट टर्नओवर, ऊपर क्या लिखा था? क्रेडिट परचेज। तो ये टर्नओवर रेशियो। और तीसरा है एसेट टू इक्विटी रेशियो। क्या है तीसरा? तो डू पॉन्ट कंपनी अपने लिए रिसर्च करवा रही थी 1920 में, तो उन्होंने पहले यूज किया खुद के लिए, फिर वो बाद में पब्लिक कर दिया गया ये जानकारी, क्या
कहा गया ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये तीन बातों पे निर्भर करता है। क्या क्या? जैसे हम लोग के लिए तो ये है, ये इससे गया, ये इससे गया, वही बात लिखी है, लेकिन टेक्निकली समझो तो ये अलग अलग चीज है। कंपनी ने कहा अगर कोई अपना रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा करना चाहता है तो पहले अपना प्रॉफिट रेशियो बढ़ाए। क्या बढ़ाए? नेट इनकम अपॉन सेल, ये क्या हो गया? प्रॉफिट रेशियो। फिर कहते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? और अपने एसेट टू इक्विटी रेशियो को मेंटेन करें। अगर ये तीनों ठीक होंगे तब जाके ये ठीक होगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड अपॉन थ्री रेशियोज। पहला क्या नाम हुआ? दूसरे का नाम क्या हुआ? तीसरे का नाम क्या हुआ? एसेट इक्विटी रेशियो। बोलो इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब और डीप में बताता हूं, सुनो। पहला, प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या है? प्रॉफिट रेशियो का मतलब सीधी सी बात है कि बेटा प्रॉफिट जब ज्यादा होगा तो रिटर्न तो ज्यादा आएगा ही आएगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। दूसरे पे आओ, एसेट टर्नओवर रेशियो, दूसरे का क्या है? ठीक है, अब ये क्या है बताओ मुझे। देखो, ये फॉर्मूला लिखा है एसेट टर्नओवर रेशियो का आपके सामने। एसेट टर्नओवर रेशियो का ये फॉर्मूला लिखा है। अब इसका मतलब क्या है? ये चेक करता है एसेट की एफिशिएंसी। क्या चेक करता है? एसेट की एफिशिएंसी। सामने देखना, बताओ। कोई बोले कि हम 10 लाख का एसेट लगा के 10 लाख का एसेट लगा के कोई कहता है हम 20 लाख की सेल निकाल लेते हैं। कोई कहता है हम 10 लाख की सेल 10 लाख का एसेट लगा के 15 लाख की सेल निकालते हैं। तो एफिशिएंसी किसकी बढ़िया है? 20 लाख वाले की ना। फिर से एक बार, कोई बोलता है हम 10 लाख का एसेट लगा के कितने की सेल निकाल लेते हैं, और एक आदमी कहता है कि नहीं हम तो 10 लाख का सेल एसेट लगा के कितने की सेल निकालते हैं। तो कौन अपने एसेट को बेटर यूज कर रहा है? समझे? तो ये बताता है हाउ यू आर यूजिंग योर एसेट। दिस इज कॉल्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा करना है तो यू हैव टू मेंटेन योर एसेट टर्नओवर रेशियो एज वेल एज प्रॉफिट रेशियो। बताओ समझ में? और बढ़िया से बताता हूँ, देखो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। देखो इधर मेरी तरफ, जरा इंडिगो कंपनी के बारे में सोचो, क्या काम करती है? एयरवेज चलाना है ना। अब बताओ इनका प्लेन जितनी देर हवा में है तो पैसा दे रहा है, बताओ, और जितनी देर जमीन पे है तो पैसे खा रहा है। पार्किंग चार्जेस बहुत हैवी जाते हैं। समझ आई बात? अब बताओ, तो एसेट का टर्नओवर कब होगा? जब जितना फ्लाई करेगा उतना टर्नओवर होगा। तो जिसका प्लेन खड़ा है, ज्यादा चल नहीं रहा, तो वो अपना पैसे तो लगा दिए प्लेन में लेकिन उससे टर्नओवर नहीं निकाल पा रहे हैं। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम है, उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब क्लियर हुआ? तो अब बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी, डू पॉन्ट कंपनी ने क्या चेक किया? अगर किसी कंपनी को रिटर्न ऑन इक्विटी तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, वो अभी बात करते हैं उसकी बाद में। तो पहला हुआ प्रॉफिट रेशियो। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया करना है तो यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉफिट, प्रॉफिट रेशियो बढ़िया करना पड़ेगा। दूसरा बेटा, एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हुआ? हम अपने एसेट को कैसे यूज कर रहे हैं, यही क्या है? एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? और तीसरा है इक्विटी मल्टीप्लायर। तीसरा क्या है? ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलो मैं यहां लिख के बता रहा हूं। अब ये क्या चीज है, समझ में आ गई बात ना? जब सवाल में आएगा डू पॉन्ट मॉडल से सवाल लगाओ, किससे? तब ऐसे लगाओगे तब नंबर मिलेगा। अगर डायरेक्ट लिख दोगे कि नेट इनकम अपॉन इक्विटी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है? अगर क्वेश्चन में आ गया कि क्वेश्चन लगाओ डू पॉन्ट मॉडल से, तो बेटा आपको तब ऐसे ही काम करना है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अभी एक चीज रह गया मैं समझा रहा हूँ, वो इक्विटी मल्टीप्लायर वो रह गया, बस ऐसे समझा रहा हूँ। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो, सॉल्व नहीं करने चल रहे हैं, बस बता रहा हूँ क्या निकालो। तो मुझे नेट इनकम दी है, मुझे इक्विटी दिया है, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा कि नहीं? लेकिन मुझे एसेट भी दिया है, मुझे सेल भी दी है, तो हिंट है कि कौन सा मॉडल लगाना है, कौन सा लगाना है? डू बॉन्ड मॉडल। तो आंसर दोनों से सेम आता है, लेकिन मार्क्स किस पे मिलेंगे? वरना इसकी जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत क्या थी, डायरेक्ट इन्हीं दोनों से ना आ जाता। समझे? अब एक ही चीज नहीं समझ में आई है, जरा वो मैं क्लियर कर दूं। वो चीज है ये आखिरी वाली,
एसेट टू इक्विटी ये क्या है, देखो इधर मेरी तरफ, बोलो क्लियर हुआ। अब बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के अपने पास दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से बताओ, पहला दूसरा, दूसरा डुपॉन्ट मॉडल का, और एक हमने पढ़ा था नेट इनकम अपॉन इक्विटी। देखो क्या है, अब ये तीसरी चीज बता रहा हूं, सब बच्चे सामने देखिए, तीसरा क्या है पढ़ो जरा, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर क्या लिखा है, इक्विटी लिखा है। अच्छा, उसके नीचे क्या लिखा है, इसका नाम एसेट टू, फिर क्या लिखा, इक्विटी, फिर क्या लिखा। ठीक है, अब ये क्या चीज है ये समझाने जा रहा हूं, देखो स्क्रीन पे, बताओ बेटा, सब बच्चे बताओ। ये मान लो किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, इक्विटी दिया है 2 लाख का, डेट है 8 लाख का, टोटल बताओ बैलेंस शीट का 10 लाख, एसेट बेटा हैं 10 लाख के, एसेट हैं 10 लाख के। ठीक है, अब बताओ इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, एसेट अपॉन, एसेट अपॉन, तो बताओ एसेट कितने के, इक्विटी कितने का, कितना आया 5 टाइम्स, क्या आया, रेशियो हमेशा टाइम्स में आता है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं होगा, अभी दो और बताऊंगा तब क्लियर होगा। दोबारा देखो, फिर एक बैलेंस शीट आपके सामने है बेटा, अब की बार इक्विटी दिया है 7 लाख का और डेट दिया है 3 लाख का, एसेट वही हैं 10 लाख के, एसेट वही हैं अपने पास 10 लाख के। बताओ पिछले से इसमें क्या फर्क है, इक्विटी बढ़ाया मैंने, डेट घटाया। अब बताओ अगर इक्विटी मल्टीप्लायर निकालें तो क्या फॉर्मूला था, एसेट अपॉन, एसेट कितने का है, इक्विटी कितना है, तो ये 1.43 आया। फिर देखो दोबारा से, फिर बैलेंस शीट है किसी कंपनी की, अब की बार बेटा, ये चलो दो से ही समझ जाओगे, अब तो क्लियर हो जाएगा, चेंज कर दिया। अब बताओ यहाँ पे, बताओ इक्विटी मल्टीप्लायर यहाँ पे कितना आया, इक्विटी मल्टीप्लायर यहाँ पे कितना आया। ठीक है, तो डेट घटा तो ये देखो, जब डेट ज्यादा था तो ये ज्यादा था, जब डेट कम हुआ तो ये, ऑल्टरनेटिवली जब इक्विटी कम था तो ये ज्यादा था, और जब इक्विटी बढ़ गया तो ये, समझे। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, परसेंटेज डेट कंपोनेंट। क्या है, जब डेट ज्यादा था तो ये कैसा आया, ज्यादा आया, जब डेट कम था तो ये कम आया। बोलो पहले इतनी बात समझ में आई। अब देखो पूरा कंक्लूड कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा। अब बताओ डू पॉन्ट कंपनी ने क्या चेक किया, डू पॉन्ट कंपनी ने कहा अगर कोई कंपनी अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाना चाहती है, क्या बेटा बढ़ाना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो उनको अपना पहले प्रॉफिट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, फिर एसेट टर्नओवर रेशियो ठीक करना पड़ेगा, और अपना इक्विटी मल्टीप्लायर ठीक करना पड़ेगा। क्या ठीक करना पड़ेगा, क्या ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा, ये उतना ज्यादा आएगा। अब बताओ ये कब ज्यादा होगा, जब डेट ज्यादा होगा। ये कब ज्यादा होगा, डेट कम होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। डेट पे क्या देते हो, इंटरेस्ट कहां जाता है, पीएल में टैक्स बचता है, बस। आई बात समझ में भाई, अगर ब्याज मान लो हम लोन ना लें तो ब्याज नहीं जाएगा, ब्याज नहीं जाएगा तो पीएल में डेबिट नहीं होगा, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ फिर से, डू बॉन्ड कंपनी ने क्या बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी किस किस बात पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट रेशियो पे, दूसरा एसेट टर्नओवर रेशियो पे, तीसरा इक्विटी मल्टीप्लायर या एसेट अपॉन इक्विटी। ये इसमें डेट कहीं है नहीं, लेकिन ये इंडिकेशन किसका देता है, डेट का। भाई हम अपने एसेट से जब कंपेयर किसकी कर रहे हैं, डेट की, हम अपने एसेट से यहाँ इक्विटी की कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो जो बचा हुआ है वो क्या है, डेट ही तो है। अरे बचपन में क्या पढ़ा था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर, तो आप इससे इसको कंपेयर कर रहे हो तो बचा हुआ यही तो है, इसी का नाम तो डेट हो गया है आजकल। समझ है। अब बताओ किसी कंपनी को अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया करना है तो क्या करेगा वो, पहले वो प्रॉफिट रेशियो ठीक करें, उसके बाद
ठीक है, तो अपने आप उनका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो जाएगा। डन। किस कंपनी ने ये एनालिसिस करा? तो जब अपने पास सवाल में सेल दी होगी, एसेट दिया होगा और ये दोनों दिए होंगे, तो आप इसी से लगा के आएंगे सवाल। और जब ये सेल गायब है, एसेट गायब है, तो डायरेक्ट करके आ जाना। समझ आए? और क्वेश्चन लगाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला बोल दो तब मैं पढ़ना शुरू करूं। बोलो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला। डुपॉन्ट वाला। नेट इनकम अपॉन सेल्स, फिर सेल्स अपॉन एसेट, फिर एसेट अपॉन इक्विटी। चलो अब सवाल पढ़ो, वैल्यू रखो। कहाँ गया? नेट इनकम दी है 4212 की। सेल दी है 29261। एसेट दिया है 27987। इक्विटी दी है 13572। हो गया? चलो सामने देखो जरा। सबने लिख लिया? ध्यान से अब बात सुनना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं इसकी। देखो बेटा, निकाल तो सब लेते हैं, अब इसको पढ़ना नहीं आता किसी को, तो देखो अब कैसे पढ़ेंगे। अब इसने, अब टाइम नहीं बचा है, निवेदन लिखवा भी देते। इसने एक लिखा था कमेंट करो, और ये देखो कमेंट एक अलग से सेक्शन है इसका, तो इसके अलग से नंबर भी होंगे। समझ आए? तो अभी लिखवाऊंगा तो आधे पे से ज़्यादा का तो कमेंट ही है। तो फिलहाल, लेकिन पहले समझाता हूँ अब आपको। अब ध्यान से सुनना। बताओ इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 30%। अब इसको छोड़ो, ऐसे सोचो आपने अपना पैसा लगाया है, 30% का रिटर्न आ रहा है, अच्छा है कि खराब? आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उस पर 30% का रिटर्न आया, बढ़िया है कि बुरा है? बहुत अच्छा है। सेविंग सेविंग अकाउंट में 6% मिलता है, इन्फ्लेशन 7% चल, 10 के ऊपर चल रहा है। बेवकूफ़ बनाते हैं सेविंग अकाउंट में। समझ आई बात? 30% बहुत अच्छा रिटर्न होता है। अब बताओ बढ़िया है ना? अब देखो डू बॉन्ड टोलो ने कितना बढ़िया निकाला। ध्यान से सुनना मेरी बात। डू बॉन्ड टोलो ने क्या निकाला बेटा? डू बॉन्ड टोलो ने ये निकाला, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें। आप लोग की कॉपी में है, मुझको बताना जरा क्या क्या है। एक था 14.39, दूसरा वाला कितना है? 1.04। ये कितना आया? 15.03 आया। ध्यान से अब देखो स्क्रीन पे, 15.03 ये आया, 15.03। तो देखो डुपॉन्ट वालों ने ये कहा कि देखो
रिटर्न तो इनका 31% का आ रहा है, रिटर्न 31% का आ रहा है, उसमें से 15% इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेल बढ़िया कर रहे हैं और इनका प्रॉफिट बढ़िया है, मार्जिन बढ़िया है। सेल अच्छी कर रहे हैं और अरे होता है ना किसी बिजनेस में प्रॉफिट रेशियो ही बहुत कम होता है और किसी में बहुत ज्यादा होता है, समझे? तो कह रहे हैं ये जो 30% का रिटर्न आ रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में 30% का रिटर्न आए तो बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है, लेकिन ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक तो ये सेल अच्छी कर रहे हैं, एक तो ये सेल अच्छी कर रहे हैं। भाई ये एक से ज्यादा आ रहा है तो जितने की संपत्ति लगाए उससे ज्यादा सेल निकाल रहे हो ना, तभी तो एक से ज्यादा है। 3/2 ही तो 1 से ज्यादा आएगा, 2/3 थोड़े ना आएगा, समझे? तो कह रहे हैं ये सेल बढ़िया कर रहे हैं और इनका मुनाफा जो व्यापार इन्होंने चुना है उसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, तो 15% रिटर्न तो इस वजह से आ जा रहा है, समझ आई बात? अब उसमें चार चांद कौन लगा रहा है? इन्होंने डेट भी उठा रखा है, डेट ज्यादा होगा तभी ये 2 का आ रहा है ना, डेट कम होता तो ये क्या हो जाता 1। ये देखो, ये देखो, अगर डेट ना होता ये 1 होता तो ये गिर के 15% पे आ जाते, समझे? डेट है इस वजह से वो उसको जस्ट डबल कर दे रहा है, 15 का 30 कर दिया उसने। तो इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी के 3 कंपोनेंट हुए, क्या क्या? वन इज सेल, अनदर वन इज एसेट टर्नओवर, अनदर वन इज इक्विटी मल्टीप्लायर। अब बैठा दिमाग में? ये है कहानी इसकी। अब कमेंट लिखवाएंगे अगली क्लास में, आ जाएंगे।